नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का वीडियो जो हम करने वाले हैं वो एक बेहद ही कॉमन प्रॉब्लम है, लैट्रिन में खून आना। एक्चुअली लैट्रिन में खून आने के कई कारण हो सकते हैं और इससे कई लोग परेशान भी रहते हैं लंबे समय तक, और कई लोगों को अगर खून आए तो एकदम से घबरा भी जाते हैं। वैसे भी खून आना नॉर्मल नहीं होता है और ये हमेशा कुछ ना कुछ पैथोलॉजी की ओर इंडिकेट करता है। तो यदि लैट्रिन में खून आया है तो एडवाइस तो ये है कि आप हमेशा अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें। मैं जो बात करूंगा कि खून आने के कारण होते हैं, तो मुश्किल से जो कॉमनली जो देखे जाते हैं वो 5 से 10 कारण होते हैं। कुछ कारणों पे मैं चर्चा करूंगा, जैसे कि अच्छा, इसमें जब हम बात करते हैं लैट्रिन में खून आने का, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान देना चाहिए, वो है एज ग्रुप। जैसे कि बच्चों में खून आने के अलग कारण होते हैं, बड़ों में खून आने के अलग कारण होते हैं, और जो एल्डरली एज है 60+ या 50+ भी मान लें, उनके कारण अलग हो सकते हैं। जनरली बच्चों में जो कारण होते हैं वो सिंपल होते हैं, वो ज़्यादातर थ्रेटनिंग नहीं होते हैं, यानी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं। बड़ों में मिक्स हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, साधारण भी हो सकते हैं। बुजुर्गों में जनरली लाइफ थ्रेटनिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरा मतलब सीधे सीधे कैंसर से है। तो जब भी लैट्रिन में खून आए तो कुछ कारणों या कुछ सिम्टम पे ध्यान देते हुए एडवाइस तो ये है कि आपको अपने डॉक्टर से सलाह हमेशा लेना चाहिए। यदि कारण पता है उसके बाद फिर आप ट्रीटमेंट वाइज वेरी कर सकते हैं, बट ब्लड आना है तो जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। मोस्ट कॉमन कॉज लैट्रिन में खून आने का होता है हेमोरॉइड्स, यानी बवासीर। जैसा कि मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो हेमोरॉइड्स मतलब हमारी जो खून की नसें हैं वो नॉर्मल होती हैं, वो फूल जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन वालों में ये ज़्यादातर होता है। उन नसों के फूलने से ये फटती हैं तो लैट्रिन में खून आता है। जनरली ये खून फ्रेश रेड ब्लड कलर का होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, या इसके साथ में जो है धार सी भी गिर सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेनलेस होता है, अनटिल अनलेस की जो बवासीर है उसके अंदर ही खून जम के फूल ना जाए, सूज ना जाए, तो दर्द हो सकता है। बवासीर जो है बादी वाली भी बन जाती है, क्योंकि सूजने के बाद, दर्द के बाद या फटने के बाद उसमें जब हीलिंग होती है तो स्कार बन के रह जाता है, जो काफी लंबे समय तक महसूस होता है, जिसे आम भाषा में लोग बादी वाली बवासीर कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा कारण है वो है फिशर। फिशर का मतलब होता है छिल जाना, यानी एक अल्सरेशन। तो फिशर में जैसे कि छिलता है, तो बेसिकली ये भी उन्हीं मरीजों में होता है जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कब्ज। जब स्टूल बहुत हार्ड होके निकलते हैं, तो क्योंकि अंदर की जो म्यूकोजा है, जो लेयर है, जो रेक्टम और एनल कैनाल की, वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो कभी कभी वो छिल जाती है। बहुत हार्ड स्टूल निकलने से, छिलने से दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो फिशर एक कंडीशन है जिसमें पेन बहुत ज्यादा होगा। ये बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, बुजुर्गों में भी हो सकता है। और फिशर के दो टाइप्स इसलिए बोले जाते हैं, एक एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक। एक्यूट मतलब आज छिला, 4-5 दिन दर्द हुआ, हीलिंग हो गई, ठीक हो गए। क्रॉनिक लेकिन ये है कि बार बार छिल रहा है। जनरली ये उन लोगों में होता है जिनमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, और जब ये छिलता है तो इसमें भी खून आता है। जनरली इसमें जो खून आता है फिशर में, वो लेट्रिन में एक धार सी बन के चिपकी हुई आती है, अलग से नहीं गिरता है, पर बहुत ज्यादा हो तो कभी कभी खून गिर भी सकता है। पर इसमें जनरली दर्द बहुत ज्यादा होता है, दर्द इतना ज्यादा होता है कि मरीज बैठ भी नहीं पाता है एक्यूट में। क्रॉनिक में दर्द होता रहता है, वो सहते रहते हैं, और जनरली क्योंकि वहां पे हीलिंग नहीं हो पा रही है तो चमड़ी मोटी हो जाती है और फिर जनरली हीलिंग होती भी नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स में बहुत अच्छे से सिकाई और दवाई से कभी कभी आराम आता है, नहीं तो उनको एक ऑपरेशन कराना पड़ता है। इसके बाद जो कॉमन कारण है वो है पॉलिप्स। पॉलिप्स जो है बच्चों में ज्यादा कॉमन कारण है, बड़ों में और बुजुर्गों में भी ये हो सकता है। पॉलिप्स मतलब रेक्टम में या अंदर कोलोन में कुछ गठान सी बन जाती है। ये प्री मैलिग्नेंट भी हो सकता है, यानी कैंसर के पहले की शुरुआत। जनरली पॉलिप अगर 1 सेंटीमीटर के ऊपर हो तो उनको निकाल दिया जाता है और आप कैंसर से बच सकते हैं। इसके बाद जो साधारणतः जो कारण देखा जाता है वो है इन्फेक्शन। जैसे कि खाने पीने की गड़बड़ी से हमको डायरिया हो जाता है, वही डायरिया जो है या उसके साथ में इन्फेक्शन की सीवियरिटी पे डिपेंड करते हुए डिसेंट्री भी होती है। डिसेंट्री मतलब ब्लड मिक्स्ड या म्यूकस मिक्स्ड स्टूल का आना। तो लेट्रिन में जो है खून और म्यूकस मिक्स होकर बार बार दस्त लगते हैं, तो ये जनरली डिसेंट्री कहलाती है, और ये होती है कोलाइटिस के कारण। कोलाइटिस यानी जो बड़ी आंत है जिसको हम कोलोन कहते हैं, उसमें सूजन आना। सूजन यदि ज्यादा आ जाए तो उसमें छिल जाता है या अल्सरेशन बन जाते हैं, और अल्सरेशन से ब्लीडिंग होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में जो है मल में खून मिलके बार बार दस्त लगते हैं। अब ये जो कोलाइटिस है, इसमें बस छोटी सी बात कहूंगा कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती इन्फेक्टिव कोलाइटिस, जो जनरली दवाइयों से ठीक हो जाती है,
और दूसरी एक इंपॉर्टेंट कोलाइटिस है जिसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है। इसका इलाज बिल्कुल अलग होता है, ये बार बार होती है, क्रॉनिक हो जाती है। इसमें अपने को जांच करके ठीक से इलाज लेना चाहिए क्योंकि इसकी दवाइयां बहुत अलग होती हैं। इन कारणों के बाद जो है एक बहुत कॉमन कॉज है वो है लेकिन ये एज ग्रुप ज़्यादा है उनमें होता है बिना इन कॉजेज, जिसको बोलते हैं डायवर्टिकुलोसिस। अब ये जो डायवर्टिकुलोसिस है ये मतलब बेसिकली जो कोलोन है उसकी आउट पाउचिंग हो जाती है, यानी कि पॉकेट जैसे बन जाते हैं और इनके अंदर की वेसल जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन वालों में ये होता है और उसमें ये वेसल रप्चर होती है तो फिर खून आपका बह के आने लगता है। अब ये डिपेंड करता है कि खून कहाँ से आया। अगर डायवर्टिकुलर राइट साइड में बने हैं तो खून यहाँ बहेगा लेकिन वो मल में मिलके मल को काला रंग दे देगा, तो स्टूल जनरली ब्लैक होने लगते हैं। लेकिन यही अगर डायवर्टिकुलर लेफ्ट साइड में है तो ये रप्चर होने के बाद फ्रेश ब्लड बन के भी बाहर आ सकते हैं। और जो ब्लड है वो उसके अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। यदि बहुत कम ब्लड निकल रहा है धीरे धीरे तो पता भी नहीं चलता है। जनरली ऐसे पेशेंट फिर एनीमिया से प्रेजेंट करते हैं, उनको खून की कमी हो जाती है और जब हम स्टूल टेस्ट कराते हैं ऑकल्ट ब्लड के लिए तो पॉजिटिव आ जाता है। यदि ब्लड ज़्यादा मात्रा में आ रहा है तो वो स्टूल को काला कर सकता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है तो स्टूल मैरून कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन जैसा निकलने लगेगा स्टूल। और यदि ब्लड उससे भी ज़्यादा तो फ्रेश ब्लड दिखने लगता है। जनरली वो एक्यूट क्राइसिस होती है, सीवियर सिम्टम होता है, तुरंत अस्पताल पहुंचना होता है ऐसी स्थिति में। तो पहला कारण हेमरॉइड्स, फिर फिशर, उसके बाद कोलाइटिस, पॉलिप्स, डायवर्टिकुलोसिस। अब ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं कि इनके साथ साथ ब्लड में मतलब लेट्रिन में खून आने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है कैंसर। इसीलिए जब भी ब्लड आए मोशन में तो हमेशा एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वो ये तय कर लेंगे कि ये हेमरॉइड हो सकता है या बवासीर के साथ में फिशर हो सकता है या पॉलिप्स हो सकते हैं। और अगर उनको भी कुछ डाउट रहता है तो जनरली इसमें बहुत सिंपल टेस्ट होता है, कोलोनोस्कोपी बोलते हैं जिसे, पेट साफ करके लेट्रिन के रास्ते से दूरबीन से जांच करना, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है और ऑलमोस्ट लेट्रिन में खून आने के सभी कारणों को आराम से डिफाइन कर देती है। कैंसर जो है एक उम्र के बाद बहुत कॉमन है और यंग लोगों में भी कोलोन का कैंसर बहुत देखा जाता है। और एक उम्र के बाद जिनकी लाइफस्टाइल थोड़े डिफरेंट है, कॉन्स्टिपेशन है, स्मोकिंग कर रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, उनको कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोगों के परिवार में कैंसर की टेंडेंसी होती है तो उनको तो बाकायदा अपने परिवार में रहते हुए, मतलब जैसे मान लीजिए पिताजी को अगर कैंसर 60 साल की उम्र में हुआ तो उनको अपने 10 साल पहले जांच ही करा लेनी चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशंस हैं। तो कैंसर एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है लेट्रिन में खून आने का। उसका इलाज पूरा इस बात पे तय करेगा कि आप किस स्टेज में पकड़ में आते हैं, इसलिए जनरली कोलोनोस्कोपी जल्दी ही करने की एडवाइस दे दी जाती है। और एक और बहुत कॉमन कारण, जो बहुत कॉमन तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है लोग छुपाते हैं उसे, वो है कॉन्स्टिपेशन के साथ फीकोलिट्स बनना। जो लोग कब्ज से, क्योंकि कब्ज बहुत कॉमन है, कब्ज से लंबे समय तक परेशान रहते हैं तो उनके मल बड़े हार्ड होते हैं और कुछ लोग वो हार्ड मल को फिर उंगली डालकर भी निकालते हैं, मैनुअल फीकल रिमूवल। तो बेसिकली वो फिंगर इवैक्यूएशन करते हैं, उंगली डालकर स्टूल्स को निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे पेशेंट्स में एक सिंड्रोम कहलाता है जिसे बोलते हैं सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम, यानी कि अंदर उनके जो है छाले से बन जाते हैं और उनसे भी खून आने लगता है। मुझे लगता है ये कुछ साधारण कारण है, इसके अलावा कुछ रेयर कॉजेज हो सकते हैं, बट अभी जो हम बात कर रहे हैं कि लेट्रिन में कॉमनली खून आने के कारण जो है उनमें बवासीर, फिशर, पॉलिप्स, कैंसर, इन्फेक्शन, कोलाइटिस, डायवर्टिकुलोसिस और एसआरयूएस या फीकोलिट्स, ये बहुत ही साधारणता जनरली 99% कॉजेज यही होते हैं। इसके बाद जो है कारण क्या है या क्या नहीं है वो आपके उम्र पे डिपेंड करता है, आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको इनटेक है कि नहीं है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि खून के साथ साथ आपको और क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। जनरली कैंसर में वेट लॉस होता है, एनीमिया होता है, भूख कम हो जाती है, ये लंबे समय तक चल रहा होता है। बवासीर इंटरमिटेंट होता है, कम ज़्यादा हो रहा होता है। जो डायवर्टिकुला है वो अननोटिस भी जाता है और ब्लड कम ज़्यादा उसमें भी आता है। पॉलिप जनरली छोटे बच्चों में ज़्यादा सिम्टोमेटिक होता है। इसके अलावा जो इन्फेक्शन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के ही होते हैं, जनरली खाने पीने में आया, 2-4 दिन आया, दवाई ठीक से ली, ठीक हो गए। अल्सरेटिव कोलाइटिस बार बार लंबे समय तक चल रहा होता है। तो बेसिकली किस क्लिनिकल बैकग्राउंड के साथ है परेशानी, कितने समय से है, किस उम्र में है, इससे इसका कारण आसानी से समझा जा सकता है। और कभी इसके बाद भी नहीं अगर डाउट है तो फिर इसके कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट के साथ में सोनोग्राफी, ये सब करने के साथ
कोलोनोस्कोपी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमें लेट्रिन में खून आने के कारण को आसानी से बता सकती है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। इसके बाद भी अगर कुछ सवाल है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।